नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के कोई लेजेंडरी एक्टर्स की बात करें तो एनटीआर, एएनआर के बाद मेगा स्टार चिरंजीवी सर का ही नाम आता है। बतौर लीड हीरो अपने करियर की शुरुआत इन्होंने लेट 70s में करी थी। इस बीच इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल और कन्नड़ा फिल्में भी शामिल थीं। 90 के दशक में मेगा स्टार चिरंजीवी सर का तेलुगु इंडस्ट्री पर पूरी तरह से वर्चस्व रहा और एक समय तो ऐसा भी आया था कि इन्हें बिगड़तन बच्चन की भी उपाधि दी गई थी। दिग्गज डायरेक्टर के बालाचंदर साहब, जिन्होंने अपनी फिल्मों से रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गज एक्टर्स को मौका दिया था, उन्होंने चिरंजीवी सर को लेकर यह तक कहा था कि चिरंजीवी में रजनीकांत और कमल हसन दोनों मौजूद हैं। न्यूज मैगजीन द वीक ने चिरंजीवी सर को द न्यू मनी मशीन के तौर पर कोट किया था, जिसकी वजह थी साल 1992 की फिल्म आपदा बंधु वधु, जिसके लिए मेगा स्टार ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की फीस चार्ज करी थी और ऐसा करते हुए ये इंडिया में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर बन चुके थे। IBN लाइव ने 90 के दशक में चिरंजीवी सर को लेकर यह तक कहा था कि ही इज द मैन हु चेंज द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मेगा स्टार चिरंजीवी ने हमेशा से अपना सिक्का पूरी तरह से जमा के रखा। इन्होंने मास और क्लास दोनों ऑडियंस में अच्छा बैलेंस बना के रखा और हमेशा से ही इन्हें एक वर्सटाइल एक्टर माना जाता रहा। बीते दिनों इन्हीं की मूवी आचार्य तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। 2019 की सायरा नरसिम्हा रेड्डी के बाद चिरंजीवी सर की 3 सालों के बाद थिएटर्स में वापसी थी। फिल्म के खास होने की वजह यह भी थी कि इस फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी पहली बार अपने बेटे रामचरण के साथ एक लंबा स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे थे। रामचरण और चिरंजीवी साहब को साथ देखना ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर थे कोटाला शिवा, जिन्होंने इससे पहले श्रीमथुडु, जनता गैरेज और भरत अने नेनु जैसी सफल फिल्में बनाई थी। फिल्म की स्टार कास्ट को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को बहुत ऊंचे दामों में खरीदा था। उधर रंगस्थलम और RRR की ऐतिहासिक सफलता के बाद रामचरण का मार्केट तो बूम पर था ही। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म ने प्री रिलीज बिजनेस में ही 136 करोड़ की कमाई कर ली थी। आपको यहाँ बता दें कि इस फिल्म के निजाम के थिएट्रिकल राइट से 40 से 42 करोड़ के बीच बिके थे। दोस्तों, बेसिकली ये जो निजाम एरिया है, यहाँ पर प्रोड्यूसर दिल राजू और वारंगल श्रीनु के बीच हमेशा से राइट्स के खरीदने को लेकर प्रतिस्पर्धा चलती रही है। इस बार वारंगल श्रीनु ने दाम बढ़ाते हुए तकरीबन 40 से 42 करोड़ के बीच फिल्म के निजाम के राइट्स खरीदे। इसके अलावा कैंडिडेट के थिएट्रिकल राइट्स 20.6 करोड़ के, वाइजैक के 13.75 करोड़ के, ईस्ट के 9.35 करोड़ के, वेस्ट के 8.25 करोड़ के, कृष्णा के 8.25 करोड़ के, गुंटूर के 9.90 करोड़ के और नेल्लोर के 4.4 करोड़ के थिएट्रिकल राइट्स बिके थे। इसके अलावा कर्नाटका में फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को 9 करोड़ में बेचा गया और रेस्ट ऑफ इंडिया से टोटल 2.5 करोड़ के थिएट्रिकल राइट्स से रिकवरी हुई थी। ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया के बाहर की बात करें तो वहां से 11 करोड़ की कमाई हुई थी। कुल मिलाकर 136 करोड़ की रिकवरी थिएट्रिकल राइट्स से ही हो चुकी थी। कुल मिलाकर फिल्म को एक सक्सेसफुल फिल्म का टैग पाने के लिए 250 करोड़ प्लस की कमाई करनी थी। इतनी तगड़ी स्टार कास्ट को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ट्रेड एक्सपर्ट तक इतनी कमाई की उम्मीद तो लगाकर बैठे ही थे, मगर फिलहाल ये फिल्म 70 से 80 करोड़ के बीच दम तोड़ चुकी है। पिछले काफी समय में रिलीज हुई ये कुछ ह्यूज कमर्शियल फेलियर फिल्मों में से एक है, जिससे सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटर्स को 75% तक का लॉस हुआ है। आपको यहाँ बता दें कि वीक नैरेटिव और आउटडेटेड स्क्रीन प्ले के चलते ये फिल्म इवन तेलुगु दर्शकों की तरफ से भी पूरी तरह से नकार दी गई है। नक्सलाइज को ग्लोरीफाई करती इस फिल्म को अपने सब्जेक्ट के चलते भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। रिव्यू भी ज्यादातर नेगेटिव रहे, साथ ही साथ ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ भी पूरी तरह से फिल्म के अगेंस्ट रहा। डायरेक्टर के काम को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और नतीजा ये निकला कि जिस फिल्म ने अपने पहले दिन पर अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगभग 30 करोड़ की कमाई करी थी, वो दूसरे दिन 5 करोड़ 15 लाख और तीसरे दिन 4 करोड़ 7 लाख पर सिमट जाती है। डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 और डे 3 पर 75 से 80 करोड़ का बड़ा ड्रॉप देखने को मिला और वीक डेज में ये फिल्म तो 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि इस फिल्म की इतने बड़े फ्लॉप होने से डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या हाल हुआ होगा। आलम यह है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स तो मेगा स्टार से ओपनली कंपनसेशन भी मांग रहे हैं। राजगोपाल बजाज, जो कि आचार्य के कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे, उन्होंने तो ओपनली स्टेटमेंट जारी करते हुए चिरंजीवी सर से कहा था कि उन्होंने मार्केट से पैसे उठाकर इस फिल्म पर लगाए थे। अभी तक से 25% ही रिकवर हुआ है और 75% के लॉस से हम पूरी तरह से कर्ज में आ चुके हैं। इसी तरह कई डिस्ट्रीब्यूटर्स चिरंजीवी गारू से कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं।
वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि जब फिल्म से प्रॉफिट होता है तब तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं कहता, अगर उसी फिल्म से लॉस हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर सीधा एक्टर्स के पास ही पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कई बार कई डिस्ट्रीब्यूटर्स रजनीकांत सर के पास भी पहुंचे थे, हालांकि रजनी सर ने उन्हें पैसे भी वापस किए थे। हाल में ही राधे श्याम के फ्लॉप होने के बाद प्रभास ने अपनी फीस से 50 करोड़ रुपए कम करते हुए प्रोड्यूसर्स को वापस किए थे। अब ये देखना होगा कि आचार्य फिल्म के मेकर्स या एक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब से चिरंजीवी सर ने ब्रेक लिया है उसके बाद से उनका मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा। रामचरण के डेब्यू करते ही मेगा स्टार चिरंजीवी सर ने तेलुगु इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया था और वे पॉलिटिक्स की ओर चले गए थे। हालांकि इस बीच वे कई फिल्मों में कैमियो करते हुए नजर आए, लेकिन वे 9 से 10 सालों तक बतौर लीड हीरो फिल्मों से दूर रहे। लगभग 10 सालों का इंतजार करने के बाद फाइनली मेगा स्टार चिरंजीवी सर ने तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी वापसी करी। ये फिल्म थी कैदी नंबर 150, जो सही में चिरंजीवी गारू की 150वीं फिल्म थी। ये फिल्म थलापति विजय की फिल्म कत्थी की रीमेक थी। बहरहाल फिल्म रिलीज हुई। 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 164 करोड़ की कमाई करी और ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग अपने नाम किया। साथ ही साथ ये तेलुगु इंडस्ट्री की 2017 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बनी। इसके बाद मेगा स्टार को लेकर एक पैन इंडिया फिल्म बनाई गई। ये फिल्म थी सायरा नरसिम्हा रेड्डी। रामचरण के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को काफी बड़े बजट के साथ बनाया गया। इस फिल्म में अलग अलग इंडस्ट्री की असेंबल्ड कास्ट को जगह दी गई। रिलीज के वक्त पैन इंडिया लेवल पर इस फिल्म का वॉर और जोकर जैसी फिल्मों से क्लैश हुआ, जिसका असर फिल्म के बिजनेस पर भी साफ तौर पर देखने को मिला। फिल्म को रिव्यू तो अच्छे मिले, मगर अपने हाई बजट के चलते ये फिल्म एक सफल फिल्म का टैग ले पाने में नाकामयाब रही। 270 करोड़ से 300 करोड़ के बजट के बीच बनाई गई इस फिल्म ने 240 करोड़ की कमाई करी और इस फिल्म की गिनती एक कमर्शियल फेलियर फिल्मों में रही। इसके बाद 2022 में रिलीज हुई आचार्य का क्या हश्र हुआ हमने देखा ही। अब फिलहाल 2 फिल्मों को लेकर चर्चाएं गर्म है। इत्तेफाक से ये दोनों ही फिल्में किसी न किसी फिल्म की रीमेक है, जिसमें अगर बात करें पहली फिल्म की तो इस फिल्म का नाम है गॉडफादर। फिल्म के डायरेक्टर भी कौन है? मोहन राजा। मीडिया ने जिन्हें रीमेक किंग तक का खिताब दिया था। बेसिकली ये फिल्म मलयालम की सुपरहिट फिल्म लूसीफर की रीमेक होगी। इस फिल्म में सलमान खान भी एक्सटेंडेड कैमियो रोल में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान इस फिल्म में वही रोल प्ले करेंगे जो ओरिजिनल फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्ले किया था। और ऑब्वियसली मोहनलाल सर के रोल में चिरंजीवी गारू नजर आने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑडियंस रीमेक फिल्म को सपोर्ट करेगी या नहीं। इसके बाद चिरंजीवी सर की अगली फिल्म होगी भोला शंकर, जिसे रीमेक करना कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ये फिल्म तमिल इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर सुपरहिट फिल्म वेदलम की रीमेक होगी। थला अजीत कुमार ने इस फिल्म में आइकॉनिक परफॉर्मेंस दिया था। फिल्म ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, अब इस फिल्म का रीमेक करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल चिरंजीवी सर की लास्ट की 5 फिल्मों में से 3 फिल्में रीमेक होंगी। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता। उन्हें चाहिए कि वे ऐसी फिल्मों में काम करें जिसे लोग रीमेक करें। वैसे इस पर आपका क्या टेक है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।